चलिए, तो जिनके जो भी डाउट्स हैं, है ना, मॉक टेस्ट 50 में आप ग्रुप में भेजिए, ट्राई करते हैं। ठीक है ना। देख लो कल मॉक टेस्ट 15 का और बताओ जो रह गया कल, क्योंकि कल हाफ हमने डिस्कस किया था इसका और हाफ आज डिस्कस करेंगे। थर्टी वन, ओके। तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn जो है रैंडम वेरिएबल है, सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विथ मास फंक्शन, ये दे रखा है आपको। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेलो, तो क्या करना है हमें फाइंड करना है क्रैमर राव। यहाँ पर डिस्क्रीट सैंपल है तो वो प्रोबेबिलिटी की पावर रेज़ n इज बट तो आंसर n में दिया है तो वो कुछ समझ नहीं आया। हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हमें पीएमएफ दे रखा है ना, और पीएमएफ से the Cramer-Rao lower bound for the variance of unbiased estimator of theta is this. तो अगर पीडीएफ होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मतलब हाउ टू सॉल्व, है ना। सैंपल भी नहीं दिया है और वो तो फिर कैसे हो गया। हाँ, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी होती तो आसान था, जैसे x1 x2 की वैल्यूज दे रखी होती तो लाइक्लीहुड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्क्रीट में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, x2 is equal to small x2 and so on, xn is equal to small xn। तो मतलब शॉर्ट में वैसे ही जैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं i from 1 to n, प्रोबेबिलिटी x is equal to xi, क्योंकि ये सारे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो x1 x2 x3 प्रोबेबिलिटी सबकी सेम ही रहेगी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ जस्ट x is equal to x1, x is equal to x2 and x is equal to xn, तो उस तरह से आ जाएगा, ये है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मेनली पता है क्या डिसाइड करना है कि कितनी बार -1 था या कितनी बार 0 है या कितनी बार 1 है, ये देखना है यहाँ पे। जैसे हम ये नहीं एक का ले सकते हैं, अगर सबकी ऑब्जेक्ट वैल्यू -1 है तो इसकी पावर n हो जाएगी। अगर तो जैसे n सैंपल है तो देखो जो रैंडम सैंपल है उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो है वो या तो -1 होगी या 0 होगी या 1 होगी, तो वो अगर गिवन होता तो इजी था क्वेश्चन, अगर गिवन नहीं है तो मुश्किल क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि पावर n1 फिर पावर n2 पावर n3 करेंगे और n1 n2 आंसर भी मतलब n1 n2 n3 के टर्म्स में आ रहा है आएगा, फिर n1 प्लस n2 प्लस n3 जो है वो n होगा, है ना। लेकिन हाउ टू जस्टिफाई, यहाँ जैसे बोला हुआ वेरिएंस ऑफ x बार प्लस 1/2, तो x बार का वेरिएंस वैसे तो सैंपल में फॉर्मूला होता है, अच्छा तो हाँ ये तो आ जाएगा, सी डी में कोई दिक्कत नहीं है ना, सी डी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, सी वाला तो स्पेशली वेरिएंस, वो हो गया हाँ और यार मेन सी आर एल बी का ही दिक्कत है कि हाउ टू फाइंड क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है क्रैमर राव लोअर बाउंड का वो है थीटा के लिए, है ना, किसके लिए, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा ना, थीटा के लिए, तो 1/i थीटा, तो 1/ माइनस में एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ये फॉर्मूला था। सो ये है
अब यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन पहले पता तो चले, तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। थीटा 07 में ठीक है। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इसको मैं ट्राई करता हूँ, अभी तो मुझे समझ आ नहीं रहा क्या करूँगा, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। तो इसका क्योंकि वैल्यू है नहीं, तो अभी ट्राई करूँगा और टाइम लग जाएगा, तो इसको अभी स्किप करते हैं, मैं इसको ट्राई करता हूँ जब तक आप लोग भी देखो। क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं कैसे हम फाइंड करेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन, मतलब कहीं हमने देखा था उस तरह का वे n1 n2 n3 वाला, लेकिन वहाँ पे ये नहीं पूछा, तो वहाँ कुछ और शायद, जैसा सेम क्वेश्चन में MLE पूछ ले तो भी सेम टाइप का प्रॉब्लम आएगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द MLE, तो उसमें भी इसमें क्वेश्चन MLE पूछ सकता है थीटा का, तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, है ना। सो ये चीज है। ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि इसको देखता हूँ मैं ट्राई करके, अभी तो समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट बताइए। 33 में जो है कि ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ए मतलब अल्फा, यहाँ पे सेम लिखते हैं ये लोग। एफ आर टू आर है, जी 0 से इन्फिनिटी से आर है, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स हमारे पास जो है द एफ एक्स इज साइन पाई एक्स अपॉन 12, और जो जी एक्स है वो हमारा 2 log दिस, ऐसा लग रहा कभी किया था पता नहीं, देखते हैं। सो 2 टाइम log, और ये ब्रैकेट में है रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, मतलब ए जो यहाँ पे लिखा है वो अल्फा ही है, और अपॉन में log ई, दोनों में बेस ई है, तो मतलब ये ln है, नेचुरल log है, तो ई की पावर रूट अंडर एक्स माइनस ई की पावर रूट अंडर अल्फा। ठीक, तो पूछ रहा है आपसे क्या प्रोबेबिलिटी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू, क्या दिख रहा है आप लोगों को, 0 प्लस या इंफिनिटी? अल्फा प्लस। अच्छा अल्फा प्लस, ओके। तो हमसे पूछा जा रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास है। ठीक है, तो देखो यहां से पहले अगर आप सोचो, अच्छा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि लिमिट बाद में लगाते हैं। अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालूं, सो इट विल गिव अस, सो ये आ जाएगा एफ एक्स में जी एक्स रख देना है, तो एफ एक्स में एक्स को हटा के जी एक्स रख देना है, तो पाई अपॉन 12 टाइम जी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, एफ एक्स, तो x को हटा के gx रख देना है, अब यहाँ gx रख दो, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 12, और अब gx की वैल्यू रख दो, है ना। सो 2 log रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, हाँ ठीक है ना, तो अपॉन में लॉग में ही है e की पावर रूट एक्स माइनस e की पावर रूट अंडर अल्फा। देखिए ऐसे तो मुझे कहीं ना कहीं डेरिवेटिव वाली फॉर्म, मतलब मुझे दिख रहा है डेरिवेटिव कहीं नहीं बनेगा, तो देखिए अब इसमें मुझे लिमिट लगाना है एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस, तो आप लोग ये चीज ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना।
उस तरह से बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड अगर मैं कर दूं, चलो देखो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ पहले। ये बताओ, जैसे यहाँ पे होगा e की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, तो ये वैल्यू क्या देगी हमें? ये समझ आना आप लोग क्या है ये? एफ एक्स माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा, तो ये एफ डैश अल्फा होता है ना। अगर आप इसको ठीक से लिखो, ये मतलब कोई नया फंक्शन है, मान लो h है, तो दिस इज एच एक्स माइनस एच अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा, तो बाय डेफिनेशन ये h डैश अल्फा है ना, डेफिनेशन के थ्रू। तो h डैश अल्फा मतलब, या एल हॉस्पिटल लगा लो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप जस्ट एल हॉस्पिटल लगा लो, अभी 0.0 का फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगा लोगे आप, तो e की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स, और बाद में x को अल्फा रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर रूट अल्फा अपॉन 2 रूट अल्फा, ये बनेगा। चलो सिमिलरली किसी को डाउट तो पूछना भाई, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एल हॉस्पिटल लगा लिया और x को अल्फा रख दिया। सेम चीज यहां से है, जैसे रूट एक्स माइनस रूट अल्फा है, तो ये क्या बनेगा, सो रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, ये वैल्यू क्या बनेगी? कोई बताइए जिनको समझ आ रहा है। जैसे ये लिखा ना, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स को अल्फा रखना है, तो 1/2 रूट अल्फा, ठीक, तो 1/2 रूट अल्फा हो गया, ठीक है। अब इसको वहां फिट करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कोशिश करते हैं, तो हमें इसी में लिमिट लगाने हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो जस्ट डिवाइड करेंगे ऐसे ही, तो इनसाइड काम करना पड़ेगा, इनसाइड ब्रैकेट, है ना। हाँ, तो लॉग का क्या चक्कर है, यहाँ 2 भी है, तो 2 से काट सकते हैं 12 को, तो ये 2 से 12 कट के 6 हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा साइन को बाहर रख के अंदर लिमिट नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो हाँ वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में लिमिट इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, तो π/6 डायरेक्टली इसमें लिमिट लगा दी तो भी चल जाएगा, सेम चीज है। तो अभी क्या फॉर्म बना रहा है वो, रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन, हाँ ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग क्यों उतना कंफ्यूजन करें, तो यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, log e की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा। तो ये चीज है, ठीक है, इसमें लिमिट लगा लेते हैं, हमें इसी की लिमिट चाहिए ना, तो हम लिमिट लगा लेते हैं। तो अभी लिमिट रखेंगे, तो ये log 0 अल्फा प्लस इसलिए दिया है ताकि ये 0 प्लस रहे, और 0 प्लस पे log 0 प्लस, है ना, log का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए अल्फा प्लस दिया है कि ताकि ये वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा रहे, क्योंकि वो डोमेन में नहीं रहेगा अदरवाइज। तो ये log 0 माइनस इनफिनिटी, यहाँ पे क्या होगा कि ये भी होके, तो 0 माइनस इनफिनिटी सेम फॉर्म है, तो चलिए सीधा सीधा एल हॉस्पिटल लगा लीजिए। तो मुझे इसका लिमिट निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट इट्स लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस f ऑफ g ऑफ x। तो अभी इसमें जब हम पुट कर रहे हैं, लिमिट इनसाइड शिफ्ट कर देंगे, तो साइन, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन, और यहाँ π/6 है, रहने दो। अब यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो अभी 0 माइनस इनफिनिटी, e की log 0 माइनस इनफिनिटी, तो चलो इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो log का डेरिवेटिव 1/x, सो रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, एंड रूट एक्स का 1/log का डेरिवेटिव हुआ ना, log का डेरिवेटिव 1/this इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही यहाँ भी होगा, तो पहले log का होगा तो 1/e की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा। अब इसका डेरिवेटिव होगा ये जो ब्रैकेट में है, तो e की पावर रूट एक्स माइनस दिस का, तो यहाँ तो e की पावर रूट एक्स ही रहेगा क्योंकि बाकी का 0 हो जाएगा। अब इनटू
इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक बार रूट ये 0 हो गया। अब रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब यहाँ लिमिट लगाना वो लिख नहीं रहा हूं मैं, मतलब बाहर दे तो लिख रहा हूं। तो अभी समझो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, या इनसाइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि कैलकुलेशन है तो अब आप देखिए, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। अभी क्या फॉर्म है, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, लिमिट एक्चुअली साइन के इनसाइड ही है, तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट साइन पाई बाई 6 और ब्रैकेट में यहाँ लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू अल्फा प्लस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऊपर आएगा, सो e की पावर रूट x माइनस e की पावर रूट अल्फा अपॉन में रूट अंडर x माइनस रूट अंडर अल्फा, और इनटू में एक टर्म और है ये वाला टर्म, तो ये इसके ऊपर था तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। देखिए तो नहीं 1 ये e की पावर रूट x है ना, हाँ यहाँ पे होगा e रेस टू रूट x, ठीक। ओके, तो अब क्या हमारे पास है दिस। अभी आप x को अल्फा रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 फॉर्म है, यहाँ 1 अभी केवल अल्फा रहेगा, तो ये 0 इसको हम बाहर में निकाल सकते हैं अभी हम, क्योंकि इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको अगर मैं रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे बाहर कर सकते हैं, मतलब कि रूट अल्फा करके। चलो तो इसमें देखते हैं, तो साइन पाई बाई 6 और यहाँ रूट अल्फा कर देते हैं, इसमें पुट कर दिया हमने क्योंकि इसका मेन चक्कर है 0/0 का। तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, अब फिर 0/0 बना रहा है ये, तो एक बार फिर एल लगा लेते हैं। तो e की पावर रूट x फिर 1/2 रूट x, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो उसका 0 हो गया अपॉन रूट x का 1/2 रूट x, ठीक। तो ये और ये कैंसिल, तो अब डायरेक्टली पुट कर देंगे तो ये, अच्छा फिर यहाँ से मैंने थोड़ा यहाँ लिखने में गलती कर दी, नहीं, तो यहाँ होता पाई बाई 6 तो था, और ये क्या बनेगा e की पावर रूट अल्फा था ना। अच्छा ये और ये कट जाएगा, तो अभी क्या बचा हमारे पास, देखिए अब हमारे पास बचा सो साइन पाई बाई 6, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ जब अल्फा रख देंगे तो e की पावर रूट अल्फा, तो ये और ये कट जाएगी, तो बचा जैसे साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2। तो ये आ गया आपका आंसर 1/2। बस कैलकुलेशन करते जाना, पेशेंस रख के आप सॉल्व करते जाओ तो कहीं ना कहीं आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना शुरू किया, फिर FGX निकाला, फिर एल ऑप्टेल लगाए 2 बार, फिर खुद ही कट के आ गया। अच्छा चार्जिंग पे नहीं लगा, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन ये रहा था शायद इस बार का। अच्छा ऐसा है क्या, ओके। हाँ कुछ क्वेश्चन है कैलकुलस में मिलेंगे आपको, मेंट एडवांस वाले क्वेश्चन। और ऐसे हम लोग जब करा रहे इस कोर्स में तभी मैंने इनिशियली 1-2 क्लासेस मैंने असाइनमेंट भी दिए थे, इंटीग्रल कैलकुलस जेईई मेंस एडवांस का, और डिफरेंशियल कैलकुलस में भी दिया था। लेकिन ठीक है, क्योंकि जो वन वेरिएबल कैलकुलस है वो JEE वाला 11-12 वाला ही है यहाँ पे जनरली, ज़्यादातर IIT जेईई एडवांस वाला ही है ये चीज़ है। चलिए तो ये 33 हो गया। नेक्स्ट जो है 34, तो 34 जो है fx, ये तुमने कल सॉल्व किया है इसको ना, कल जो लोग डाउट क्लास में रहे होंगे, कल का डाउट क्लास का पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो जिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं पता है, यू गो वॉच डाउट क्लास नंबर 141 या 142 में भी 142, कल का 142, आज 143 होगा। तो 142 नंबर डाउट क्लास का पहला क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया। हिंट ये है कि सिंपली यहाँ से देखो इंटीग्रल में है तो f1/2 पूछ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं 1/2 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो fx एक्चुअली कुछ इस फॉर्म का है। जैसे मैंने पहले ऑप्शन से ट्राई करना शुरू किया था, बाद में पता चला कि ये आता है। तो ये 0 to x ln 1 - t अपॉन t dt, ठीक है। तो ये हमारे पास है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको f' यहाँ से निकाल लोगे तो आ जाता है, ठीक है। तो ln 1 - x अपॉन x का डेरिवेटिव 1 माइनस, ठीक है ना, ये आ जाएगा। बस आप इसका एक्सपेंशन खोलेंगे, डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा। तो मैंने वहाँ कॉमन लिया था, वहाँ मैं दूसरे अप्रोच से किया, वहाँ मैंने सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया। देन यू सी देयर जाके
डाउट क्लास 142 जो वीडियो है चैनल पे, उस पे जाके आप पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, हमने किया है। सो 36 कह रहा है कि M be a 3x3 non-zero idempotent matrix and I3 denote 3x3 identity matrix, which of the following statement is false? तो 3x idempotent है, तो idempotent का मतलब A square is A, तो मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा होगा? तो आइगन वैल्यूज ऑफ m are 0 और 1, ये तो थ्योरम है रैंक m बराबर ट्रेस m, ये तो थ्योरम है आइडेम्पोटेंट के लिए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का रैंक और ट्रेस इक्वल रहता है। I3 माइनस m, ये भी शायद थ्योरम ही है, आइडेम्पोटेंट रहेगा। और यहाँ बीच में इक्वलिटी होगा, ये गलती से माइनस दिख रहा है आपको, ये बीच में इक्वलिटी है कि I3 प्लस m का जो इनवर्स है वो I माइनस 2m होगा। तो ये भी अच्छा, पहला ऑप्शन क्यों गलत है? आइगन वैल्यू ऑफ m आर 0 एंड 1, क्या हो सकता है यहाँ पे? हाँ, और हो सकता है कि सिर्फ 1 1 हो, इस तरह से नहीं। अच्छा, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा। इसका तो ट्रेजर रैंक तो सेम होता है ना। हाँ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेजर रैंक तो सेम होता है। हाँ, ये थ्योरम है, मतलब ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट है एक्चुअली। लेकिन वहां पर तो आंसर ही गलत है। किसमें? ये फॉल्स पूछा है आपसे, फॉल्स पूछा है और यहाँ एंड है इसलिए फॉल्स है, और होता तो ट्रू हो जाता है। यस, और होता तो ट्रू है ना, 0 और 1, तो मे बी सिर्फ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जैसे जीरो मैट्रिक्स, जैसे जीरो मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स के आगे सिर्फ 0 होती है, 1 तो होती नहीं है, तो एंड है, इस वजह से गलत है ऑप्शन। और होता तो स्टेटमेंट ट्रू होता, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एंड लिखा है बीच में। और यहाँ चेक करते हैं इसको, यहाँ से हमें चेक करना है, तो आपको पता ही होगा A इनवर्स इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ। बताइए इसका डेफिनेशन क्या है, हमें क्या चेक करना पड़ता है? A इनवर्स इज B इफ एंड ओनली इफ। थ्योरम क्या है? डेफिनेशन पूछ रहा हूं, थ्योरम नहीं, डेफिनेशन इनवर्स का है कि B इज A इनवर्स ऑफ A इफ एंड ओनली इफ। कोई भी ट्राई करो। A into A equals to I. हाँ, मतलब A into B is equal to I, yes। तो ये डेफिनेशन है। आपको कोई पूछता है कि ए बी का इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, तो आप कोई भी बुक उठाइए। एक्चुअली क्या है, मैं अक्सर नोटिस करता हूँ बच्चा बहुत कुछ जानता है, डेफिनेशन भूल जाता है वो। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए चाहे तो, या गूगल कीजिए डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो यही लिखा आएगा कि B इज इनवर्स ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A into B is equal to B into A is equal to I। तो ये डेफिनेशन है। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इसका इनवर्स ये है, तो मुझे डायरेक्टली क्या चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो I प्लस m इंटू I माइनस 2m। ये अगर I आ गया तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, अगर I नहीं आया तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, I स्क्वायर माइनस 2m फिर प्लस m माइनस 2m स्क्वायर, और ये आइडेम्पोटेंट था, तो m स्क्वायर इज जस्ट m, m स्क्वायर इज जस्ट m। यहाँ से क्या आएगा, I प्लस m माइनस 4m हो जाएगा ना, देख लीजिए। माइनस m होगा ना, 2m हो जाएगा सर। चेक करो बार, 2m है, एक मिनट रुको, मैं क्या कर रहा हूँ कैलकुलेशन। I माइनस 2m प्लस m माइनस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर m स्क्वायर m कर देंगे तो माइनस 2m माइनस 2m माइनस 4m प्लस m माइनस 3। हाँ, तो वही तो लिखा था मैंने, पहले उसको 2 करके लिखा था, तो माइनस 3m, 2 टर्म लिखे थे, तो ये I तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ये करेक्ट है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट। तो 35 वाले का लास्ट वाला ऑप्शन उसको देख लीजिए, 35 का लास्ट क्या है? इसमें सर नोन है तब कुछ है ऐसे पीछे। नहीं ये नोन नहीं होगा, नोन लिखा होगा, बोथ आर अननोन, ये गलती से नोन लिख दिया है।
और इसमें भी नोन लिखना है, सोचो कि नोन होगा तो फिर कैसे निकालेंगे? हाँ वो सब अननोन है एक्चुअली, ये गलती से ना मुझे लग रहा है ये गलती से नोन आ गया है, अननोन 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 होगा, ओके। लेकिन वहां पे ठीक लग रहा है, इसमें देखो 2 पैरामीटर है ना, तो दो, लास्ट वाले में थोड़ा गड़बड़ है। हाँ सर क्यों, वहाँ पे नोट होना चाहिए। हाँ वहां पे ठीक है, पहला आई थिंक ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, बस चौथे में दिक्कत है। फर्स्ट 1 2 3 ऑप्शन इज ओके, क्योंकि एक नोन है, दूसरे के लिए आप सफिशिएंट निकालेंगे, क्योंकि 2 पैरामीटर है तो एक नोन है, दूसरे के लिए फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे दोनों अननोन है तभी 2 डायमेंशनल यहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों अननोन होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ बोथ आर अननोन मतलब होना चाहिए, ठीक है। 36 क्या है, तुम लोग सारे ट्राई करते हो, दोबारा ट्राई कर, 36 तो हो गया ना, 36 हो गया तो 38 कह रहा है कि, है ना। अच्छा जो टेस्ट मैं आज पोस्ट किया था ना क्या, 42 44 45 है ना, तो उसमें क्या है, जैसे ये ऐसे है ना, इसके बगल में सॉल्यूशन भी आ रहा होगा, यहाँ सिर्फ ये आ रहा है, उसमें खोलोगे तो बगल में सॉल्यूशन भी आएगा साइड में। तो x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग पीडीएफ दिस, ओके। तो क्या पूछ रहा है, y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, z है xi माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, चूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो yz कंप्लीट सफिशिएंट है म्यू और सिग्मा स्क्वायर के लिए, म्यू और सिग्मा के लिए, और है ना, एक तो देखो प्रोबेबिलिटी सही करती है, म्यू है ये सिग्मा है, पाई से ठीक से लिखे नहीं है, तो UMBU of mu is this, UMBU of sigma is this, y is exponential है ना, exponential with these parameters, okay, 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल हो गया ना। अच्छा तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और फिर पूछ रहा है 2z अपॉन सिग्मा क्या है, तो ये सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, आ जाएगा। फिर इसमें UMBU के लिए इसमें एक्सपेक्टेशन लगा दो, तो एक्सपेक्टेशन लगा दोगे तो आ जाएगा। क्या करना है, कैलकुलेशन करो, क्या दिक्कत इसमें, मतलब कौन सॉल्व करूं, हमें क्या करना होता है, यूएमबी के लिए क्या करना होता है, कंप्लीट सफिशिएंट निकल गया पहला ऑप्शन, ये कैसे निकालोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो। तो लाइक्लीहुड फंक्शन जब आप लिखोगे i फ्रॉम 1 to n, तो 1/2 सिग्मा e की पावर -1 सिग्मा, मैं ऐसे कर देता हूं, मॉड में आ जाएगा xi माइनस म्यू, यही है। और ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 सिग्मा की पावर n, और ये हो जाएगा e की पावर -1 सिग्मा समेशन मॉड xi माइनस म्यू i फ्रॉम 1 to n। तो अभी आप देख रहे होंगे मॉड है, अगर मॉड मुझे खोलना है तो क्या होगा, तो मॉड खोलने के लिए 2 केस आएंगे, है ना। ठीक, तो बताओ भाई आगे क्या करेंगे अब, तो आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, इसको उस फॉर्म में लिखता, अगर exp ऑफ log कर दूं मैं, तो ऑफ log ले लोगे, तो log लोगे तो आ जाएगा n माइनस n log 2 सिग्मा -1 सिग्मा मॉड xi माइनस म्यू, इस तरीके से है, ओके। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है
कि इस मॉड को ओपन करना, तो पहले अगर तुम मॉड को ओपन करके देख लो तो क्या बनेगा यहाँ पे कि जब xi मोर देन म्यू होगा तो उस केस में व्हेन xi इज मोर देन इक्वल टू म्यू तो मॉड ऑफ xi माइनस म्यू आपका जस्ट xi माइनस म्यू हो जाएगा, है ना। और दूसरे केस में अपोजिट हो जाएगा, म्यू माइनस xi। और दूसरा केस है कि जब xi लेस देन इक्वल टू म्यू होगा तो उस केस में क्या होगा बताइए। तो यहां से आएगा म्यू मोर देन इक्वल टू xi। तो उल्टा हो जाएगा ना। तो दिस विल इम्प्लाई xi माइनस म्यू बराबर म्यू माइनस xi। तो इसको दो पार्ट में लिखो। सो जब तुम दो पार्ट में लिखोगे इसको तो यहां से कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहां से क्या बनेगा एस्टिमेटर, यहां से आएगा कि म्यू जो है लेस देन इक्वल टू xi लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और इस केस में तो यहां से म्यू का जो इंटरवल आ गया, म्यू यहाँ क्या था, रियल नंबर था, तो माइनस इन्फिनिटी टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इस तरीके से कुछ बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहां से अगर लिखोगे तो दो पार्ट में इसको लिखना पड़ेगा। सो दिस इन टू केसेस, एक बार ये एक बार ये। फिर आपको देखना है कि ये जो फंक्शन बन रहा है, अगर ये फंक्शन जो है लाइक्लीहुड फंक्शन जैसे इंक्रीजिंग होगा, है ना। अगर इंक्रीजिंग होगा किसके रेस्पेक्ट में, इंक्रीजिंग होगा म्यू के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एमएलई हो जाएगा। ये चीज है। तो क्या करना है आपको, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, जस्ट टू केसेस लेने हैं। एक केस जो मैं लिख रहा था कि यहाँ पे जब आपके पास म्यू लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा है, और दूसरा है म्यू मोर देन इक्वल टू xi। तो लिखो इसको, सो exp माइनस n log 2 सिग्मा। देखिए हमारे लिए ये टर्म इंटरेस्टिंग है। हमें क्या है, कंप्लीट सफिशिएंट के लिए वो टर्म चाहिए जहां पे फंक्शन ऑफ पैरामीटर और फंक्शन ऑफ xi प्रोडक्ट में हो, है ना, हमें वही चाहिए ना। तो यहाँ से जो ये टर्म, इसके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, हमें इसकी कोई ज्यादा नीड नहीं, हमें जरूरत इसकी है। तो मैं ये टर्म नहीं लिखता हूँ, बस इसको लिखता हूँ समझने के लिए। तो जब इसको लिखेंगे आप तो क्या बनेगा, है ना, exp, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ डॉट माइनस, तो ये टर्म लिख लेना। और ये बनेगा जब म्यू छोटा है xi, मतलब xi मोर है, तो ये डायरेक्टली हट जाएगा, तो ये आ जाएगा समेशन xi माइनस म्यू ब्रैकेट में i फ्रॉम 1 to n। और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में exp समथिंग, ये सेम चीज माइनस 1 बाई सिग्मा, और वो चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस कर दो इसको, समेशन xi माइनस म्यू होगा। अब देखो यहां से क्या बनेगा, ठीक। तो ये फंक्शन अगर तुम इसको शिफ्ट करो और थोड़ा सिंपलीफाई करो यहां से, तो क्या बनेगा, देखो यहां से तो xi मोर देन म्यू, सॉरी म्यू लेस देन xi, तो म्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहां से आएगा। अब चेक करो ये फंक्शन क्या है, म्यू के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये माइनस, यहां भी ध्यान रखना, ये माइनस है, यहां माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये e की पावर प्लस म्यू है, तो e की पावर म्यू, म्यू के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहां से म्यू का जो सपोर्ट आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू म्यू, एंड म्यू का रेंज है माइनस इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज एमएलई आ जाएगा, मतलब कंप्लीट वो आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। अच्छा एमएलई मुझे चाहिए क्यों, अभी तो डायरेक्टली मुझे वो चाहिए फंक्शन ऑफ, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर माइनस म्यू आएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, म्यू मोर देन ईच xi, तो म्यू ओके, तो म्यू मोर देन ईच xi आएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो यहाँ पे म्यू का जो रेंज है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से इंफिनिटी, और ये e की पावर समेशन xi इंटू e की पावर माइनस म्यू। तो e की पावर माइनस म्यू क्या है, डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग। ओके। तो उस केस में अच्छा एमएलई मुझे चाहिए ना, मुझे तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर चाहिए ना, ओके। तो यहां से अगर आप ब्रेक करेंगे
दो केस बन गया ना यहाँ पे। हाँ, तो उसके हिसाब से माइनस एक्स आई, तो क्या आता है कंप्लीट सफिशिएंट? हम लोग क्या देखते हैं जब हम लोग फाइंड करते हैं, सो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू, जो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला मेंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास बट वहाँ पे तो रेंज डिपेंड करेगी ना पैरामीटर पे। रेंज डिपेंड करेगी पैरामीटर पे। नहीं वैसे यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे तो एक्चुअली म्यू रियल नंबर है और सिग्मा आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे डिपेंड कर रही है ना, तो इसको मुझे फिर दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। सो दूसरे तरीके से क्या होगा, ओके फिर दूसरे तरीके से अगर आप जाएंगे तो z बराबर एक्स आई माइनस, एक इसको लिया है, एक तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिया है और यहाँ से ये चूंकि सिग्मा के साथ प्रोडक्ट है तो एक्स आई माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये है ना समेशन एक्स आई माइनस वाई जस्ट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये हमारा कंप्लीट सफिशिएंट हो गया। दूसरा केस लेते हैं हम, तो दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा और समेशन एक्स आई माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो दोनों कंप्लीट सफिशिएंट हो सकता है ना। ओके मतलब ऐसे देखते तो एक केस के लिए यहाँ पे अगर ये वाला केस दे रखा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड ये एक्स आई माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशिएंट हो गया, और दूसरे केस अगर दे रखा होगा ये वाला केस होगा तो यहाँ पे, लेकिन हालांकि हम लोग है ना वो जो हम लोग लगाते थे एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला, वो उन डिस्ट्रीब्यूशन से वैलिड नहीं था जहाँ पे पैरामीटर सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा हो, है ना। तो इसका दूसरा अप्रोच क्या है, तो दूसरा अप्रोच आपको डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, एंड डेफिनेशन से कैसे करेंगे, सफिशिएंसी तो चलो मिल जाएगी, सफिशिएंसी आपको सिंपली वहां से आ जाएगी। जो सफिशिएंसी है वो तो आपको मिल जाएगी फैक्टराइजेशन थ्योरम से। फैक्टराइजेशन थ्योरम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक केस में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और वो होगा, दूसरे केस में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और वो होगा मैक्सिमम, तो नेगेटिव आ जाएगा z, कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो उस तरह से बनेगा। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए आपको डेफिनेशन से जाना। डेफिनेशन से कैसे जाएंगे, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन था कि फंक्शन ऑफ दीज टू आर एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ y z 0 होगा इंप्लाइज दैट फंक्शन इज 0, तो वो थोड़ा लेंथी मेथड नहीं हो जाएगा अगर फंक्शन से डेफिनेशन से दिखाएंगे तो। या फिर आप ये है कि स्टैंडर्ड, चूंकि ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप याद भी रख सकते हैं, ये लाप्लास है ना, लाप्लास इन टू पैरामीटर, ये डबल एक्सपोनेंशियल विथ म्यू सिग्मा, तो लाप्लास का डायरेक्ट थ्योरम है तो उससे भी कर सकते हैं आप। तो लाप्लास के लिए क्या बनाता है, तो वो या तो याद रख सकते हैं आप कि ये कंप्लीट सफिशिएंट है, मतलब क्योंकि ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कंप्लीट सफिशिएंट है, तो अगर ये ट्रू ऑप्शन है तो ये थ्योरम है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा उस तरीके से। फिर यूएम यू इसका ये फॉर्मूला होगा, तो मतलब यूएम तो निकालना मुश्किल नहीं है, क्या करना है हमें, अगर कंप्लीट सफिशिएंट दिखा दिया फिर तो आसान काम है कि इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, और अगर एक्सपेक्टेशन म्यू आ गया तो मतलब यूएम भी यू ही है, क्योंकि कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन जो अनबायस्ड हो तो वो यूएम भी यू ही होगा बाय लेमन-सेफी थ्योरम। तो जस्ट आपको एक्सपेक्टेशन लेना है इन ऑप्शंस में, इन दोनों ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन लेना है जस्ट। यहाँ पे y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना फिर मुश्किल नहीं है, y का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का 2z अपॉन सिग्मा, तो वो भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो मे भी पहला ऑप्शन हो जाएगा, तो BC इजी है। अब पहला है तो स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो कि ये डबल एक्सपोनेंशियल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो प्रूफ आपको देखना पड़ेगा बुक में, ये मैं भी कर सकता हूँ प्रूफ, तो फिर उससे टाइम लगेगा, प्रूफ अगर करेंगे तो सेम डेफिनेशन लगाने पड़ेंगे, यहाँ फेल हो जाएगा ये। तो इसका अगर हम देखें जो डबल एक्सपोनेंशियल है, तो
एमएलई तो चलो मीडियन आता है इसका, है ना, एमएलई इसका फाइंड करोगे तो मीडियन आ जाता है, और म्यू का उसका ये आ जाता है। उसने 1 केस में फाइंड किया, 1 केस में फाइंड किया है, तो ये आ गया। ये तो ठीक है, बट इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, प्रूफ से आएगा। ठीक तो है, बट प्रूफ लिखना पड़ेगा इसका। क्या करो बताओ? यू कैन चेक इन बुक, अगर बुक में डायरेक्टली प्रूफ मिल जाए तो, नहीं तो याद रखो स्टैंडर्ड थ्योरम के जैसे याद रखते हो, बहुत सारे थ्योरम सब याद रखते हो ना, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। सफिशिएंट इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड समेशन माइनस दिस, ये एक केस के लिए निकाल रहा है, दूसरे केस के लिए वैसा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, प्रूफ लिखना पड़ेगा, तो याद रखो या प्रूफ लिखो। तो पहला अगर ठीक कर दे तो हो जाएगा। अब ये बीसी में जस्ट आप मीन निकालो, यू फाइंड एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो ना यहाँ से। मीन कैसे निकालोगे? सो मीन तो यहाँ से निकाल दिया, थ्योरम्स यूज करने पड़ेंगे, तो प्रूफ काफी लंबा हो जाएगा लिखोगे तो, थ्योरम डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें। और बाकी बताओ, तुमने ट्राई किया, तुम्हें क्या डाउट है, किसका डाउट है ये? हाँ जी सो जाते हैं, इसमें क्या मतलब बताना है? एक तो पहले का प्रूफ सर इसका जो सर जो यूएमवी दिया हुआ है वो सर निकालने में दिक्कत है। नहीं, यूएमवी निकालना नहीं है आपको, यहाँ पे अलग से कैलकुलेट नहीं करना, जो ऑप्शन है चेक ही तो करना है, ट्रू है फॉल्स है, यही करना है ना। तो आपको जस्ट इसका मीन निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेशन EY एक्सपेक्टेशन ऑफ y आएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन निकाल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ लिख सकते हैं, पीडीएफ से मीन आएगा, एक तो वो तरीका है। और सिर्फ म्यू की बात कर रहा, लेकिन वो तो सिर्फ बहुत बड़ा हो जाएगा ना। हाँ वही कैलकुलेशन यहाँ लेंदी हो रहा है। हाँ कैलकुलेशन लेनी हो जाएगी। सी में भी ऐसे ही है, तो ये कहीं से उठा के दे दिया ना, ये लोग क्या करते हैं, जो टेस्ट बनाया है वो कहीं पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको उठा के बना दिया ऑप्शंस। अब हमें अगर एंट्रेंस में करना है या तो याद रहेगा स्टेटमेंट, नहीं याद है तो प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, ये है। क्योंकि टाइम बाउंड वहां पे रहता है, तो वहां पे ये नहीं तुम प्रूफ करने लगो तो काफी टाइम लग जाएगा, तो प्रूफ नहीं करना होता एग्जाम में। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बाकी क्वेश्चन देखो, एंड में नहीं कुछ बचेगा देन यू कैन ट्राई, अगर टाइम बच गया तो उन क्वेश्चन करो जो टाइम लेगा, क्योंकि इसको प्रूफ करना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हो ही जाएगा प्रूफ, तो सारे ऑप्शन किए जा सकते हैं। ये क्या है, कहीं पे बुक में थ्योरम रहा होगा या किसी एक साइज का क्वेश्चन रहा होगा तो उसने उसके हिसाब से ऑप्शन बना दिए ABCD। अब इन बुक में क्या रहता है, प्रूव दैट दिस, अब ये प्रूव दैट है। अब सर वैसे तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब जो इजी सा डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ उससे अलावा जो भी कुछ करेंगे तो वो तो सबका ही कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा। हाँ यस बेसिकली जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते थे वो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है एग्जाम में भी, एक दो जो इसका कैलकुलेशन रहते हैं, बाकी वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं तुम कर सकते हो। और यही वजह है ना कि लोग 50-60 नंबर ही ला पाते हैं, जो टॉपर्स है वो जो मतलब इंडिया में इतने बच्चे हैं 3000 स्टैट्स के बच्चे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा बच्चा है, जो सबसे अच्छा एग्जाम में वो उसके 50-55 नंबर आ रहे हैं। यही वजह है, क्योंकि उसको भी अगर तुम 5 घंटे टाइम दोगे तो वो सॉल्व कर देगा 80 मार्क्स का या ले आएगा, लेकिन वहाँ 3 घंटे में कर पाना, बाद में वही क्वेश्चन कर लेगा। तो एग्जाम में ये तो टाइम बाउंड है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, घर पे तो हम बैठ के सॉल्व कर ही लेंगे टाइम लेके, लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाएगा, एग्जाम में आपको छोड़ना पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन, इसीलिए 50-60 पे टॉपर रहते हैं फर्स्ट रैंक राउंड। ये है
क्योंकि सारे क्वेश्चन 3 घंटे में कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, फिर भी हम कोशिश ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जितना हम कर सकते हैं सही ये है। तो इसको या तो स्किप कर सकते हो या प्रॉपर प्रूफ लिखो इसका, यही है। मैं ही प्रूफ लिखूंगा तो मुझे भी आधा 1 घंटा लगेगा अगर चारों ऑप्शन का प्रूफ लिखना शुरू करूँ तो, ये है। क्योंकि एक एक स्टेप प्रूफ करना फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस है यहाँ पे, बट प्रूफ हो जाएगा, ये है अगर ऑप्शन करेक्ट रहा तो। क्योंकि इसका मीन निकालना है, इसका मीन निकालना है, तो वो तो ठीक है। यहाँ डिराइव करना है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ चूंकि अगर मैं म्यू को 0 कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये दिख जाएगा तुम्हें इजीली। अगर मान लो मैं म्यू को 0 कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो म्यू को 0 करने का मतलब ये कहीं ना कहीं मॉड xi एक्सपोनेंशियल बन जाएगा 1/सिग्मा। और उससे फिर मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। तो प्रूफ करना पड़ेगा सारे ऑप्शन, ये है। आप प्रूफ लिख के देख सकते हो या ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ये मैं भी लिख सकता हूँ, बट ये लेंदी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन को स्किप करना, ये है। तो अभी आगे बढ़ता हूँ क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग, प्रूफ कर सकते हो, मतलब अप्रोच बता ही दिया मैंने। या तो ये याद रखो इसके लिए, या देख लो डबल एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा पढ़ लो ऑनलाइन या बुक में कोई उठा के, कि डबल एक्सपोनेंशियल का यूएम क्या है। इस तरह से जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे उसका मीन, वेरिएंस, एमजीएफ तो याद होगा ही आप लोगों को, सपोर्ट हो गया, ये सब। फिर ये भी देख सकते हो किस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर का क्या यूएम आता है, ये भी आप एक याद कर सकते हो कि पॉइसन है तो थीटा के लिए ये आता है, एक्सपोनेंशियल का ये आएगा, जैसे ये सब है जो स्टैंडर्ड है। तो उसका तुम थोड़ा ट्राई कर सकते हो खुद ड्राइव करके, या बुक का हेल्प लेके, या ऑनलाइन हेल्प लेके गूगल से, तो उस तरीके से याद रख सकते हो, थोड़ा वो हेल्प कर सकता है आपको एग्जाम में। नहीं तो प्रूफ करना एग्जाम में बिल्कुल प्रूफ नहीं करना, क्योंकि प्रूफ कम से कम अगर कोई ठीक से करोगे तो 15-20 मिनट कम से कम लग जाएगा क्वेश्चन में, उतना टाइम होता नहीं है वहाँ पे। क्योंकि हमारा एवरेज 60 क्वेश्चन 3 घंटे में करने का मतलब, एवरेज अगर मैं सबको इक्वल टाइम देता हूँ तो अराउंड हमारे पास 3 मिनट एक क्वेश्चन का हुआ ना अराउंड। तो एग्जाम में यही है कि पहले वो क्वेश्चन करो जो 1-2 मिनट में हो जाए, फिर एक बार पूरा पेपर, मतलब पहला मिला करो सॉल्व, ज़्यादा टाइम लग रहा अभी स्किप करो, बाद में आ सकते हो, दूसरा तीसरा ऐसे करके 60 तक पहुंचो पहले, ये है। तो पहले 2 घंटे में कोशिश करो वो क्वेश्चंस कर लो जो आसान और एवरेज है जो हो सके, फिर बाद में जो क्वेश्चंस रह गए फिर उसका अटेम्प्ट करो, ये है। ठीक है, तो इसको तुम अभी स्किप कर सकते हो या जस्ट ट्राई टू प्रूफ, ये है। बाकी अप्रोच पता चल गया तुम्हें क्या करना है, डेफिनेशन से या एक्सपेक्टेशन लेके उससे आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या था 38 के बाद 44, 39 में क्या है, इसमें लेंथी क्वेश्चन। हालांकि 39 जो आपके पास है कि x1 x2 xn जो है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है, अगर आप देखेंगे आपसे क्या पूछा है एमएलई ना, तो अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, तो e की पावर माइनस, मतलब पहले तो आप चलो लिख लो माइनस मॉड एक्स आई प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n 2 टाइम 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा, और यहाँ पे है मॉड xi लेस देन थीटा। तो जब आप लिखते हैं यहाँ पे लाइक्लीहुड थीटा का फंक्शन है तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस समेशन मॉड xi अपॉन 2 की पावर n 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा की पावर n। और ध्यान दो यहाँ पे थीटा मोर देन मॉड xi है, तो यहाँ से आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 मॉड x2 एंड सो ऑन मॉड xn, ये बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम ना थीटा मोर देन ईच xi तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये देख लो, तो यहाँ से थीटा का रेंज आ गया, इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो मैक्स ऑफ मॉड xi i फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से। और अब क्या है, तो यहाँ बिलोंग्स टू दिस, ये हो गया टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर डेरिवेटिव तुम करो थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, एल डैश थीटा निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव है है ना। 1/x का डेरिवेटिव -1/x²
और माइनस एक्स को इसका डेरिवेटिव करो तो माइनस एक पहले से है माइनस में, एक यहाँ माइनस है, और फिर दिस तो नेगेटिव आएगा, मतलब डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग आएगी, और डिक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल पे है, तो एमएलई क्या होगा, दिस इज इंक्रीजिंग, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है डिक्रीजिंग एक्स की मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगी, सो दिस इज द एमएलई, द थीटा की वैल्यू ये वाली जो है लेफ्ट हैंड पॉइंट, दिस इज द एमएलई ऑफ दिस मीडियम। तो ठीक, तो क्या आंसर है? अच्छा, यहाँ पे तुम्हें दे रखा है, दो ऑप्शन दे रखा है, ओके, थीटा इज आर माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो अब ये है कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि दोनों सेम कि नहीं, सेम है कि नहीं, तो ये मुझे लग रहा है सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ से तुम अगर ब्रेक करते तो क्या मिलता, देखो ये चीज लिखना, ये दोनों एक ही चीज को दो तरीके से लिखा गया है। अगर आप देखो यहाँ से कि मैं इसको ट्राई करूं, यहाँ से क्या होता, थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी क्या होगा, मॉड में है तो सर एक xi माइनस xi लेस देन इक्वल्स टू थीटा और लेस देन x। हाँ, देखो वही मैं वो गलत लिख रहा था पहले, सही है ना, मॉड को खोलेंगे तो क्या होगा, x लेस देन a, तो xi माइनस a से प्लस a है ना, ये होता, ठीक है, ये आपको तो यहाँ से आ गया थीटा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखोगे दूसरा तरीके से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पे है कि मॉड xi लेस देन थीटा, तो ये होगा xi मोर देन माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक करो इसको, तो एक है कि थीटा मोर देन इक्वल टू ईच xi, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम, और एक होगा यहाँ से माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू xi, तो माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो थीटा मोर देन इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब थीटा मोर देन दिस, थीटा मोर देन दिस, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा इससे भी ज्यादा है, थीटा इससे भी ज्यादा है, तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीस टू, तो माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा nth ऑर्डर स्टैट। ये तुम्हें बता दूं, ये वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, ये उसी को दूसरे तरीके से लिखा है, ये वही चीज है जो ये है, मॉड xi का मैक्सिमम सेम चीज है, तो ये दोनों एक ही है, तो दिस इज आल्सो एमएलई, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू दिस, तो मैक्स, और बस तुम्हें यही देखना पड़ेगा एमएसक्यू है, एमएसक्यू में क्या होता है, यू हैव टू थिंक ऑन एवरी ऑप्शन, क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन करेक्ट है आगे बढ़ो, क्योंकि 1 to 30 जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कर सकते हो, एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया, यू आर कॉन्फिडेंट, देन बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन एमएसक्यू में यू हैव टू चेक ईच ऑप्शन, ये है। मिनिमम के लिए क्या होगा, क्या मिनिमम मतलब, सर जैसे यहाँ पे मैक्सिमम निकालना सर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उसी तरह से मिनिमम के लिए सर थीटा के लिए मिनिमम है, नहीं मिनिमम की क्या जरूरत है यहाँ पे, अच्छा मिनिमम तब होता, अरे तुमने थ्योरम पढ़े होंगे ना, यहाँ क्या है, हमने पहले भी एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, ये तो थ्योरम यूज हो रहा है ना देखो ऐसा रहता है कि जैसे x मोर देन इक्वल टू लेट्स से, ये मैं तो ऐसा समझाता हूँ, देखो यहाँ से क्या होता है कि थीटा मान लो मोर देन इक्वल टू k1 एंड थीटा मोर देन इक्वल टू k2, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा मोर देन इक्वल टू जो भी मैक्सिमम है इन दोनों में से, k1 k2। अब दूसरा केस जो तुम पूछ रहे हो मिनिमम कब आएगा, तो ऐसा होता थीटा लेस देन इक्वल टू k1 एंड थीटा लेस देन इक्वल टू k2, तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो आएगा थीटा इससे भी छोटी, इससे भी जो मिनिमम होगी उससे छोटी होगी, ये सब रिजल्ट है, थ्योरम है, तो ये मिनिमम आएगा, तो मिनिमम कब आएगा, जब लेस देन इक्वल टू का केस होगा, यहाँ मोर देन इक्वल टू था यहाँ भी, तो ये मैक्स आया, अगर दोनों में लेस देन होता तो मीन आता, ठीक है, तो ये है, तो ये आपको देखना है, तो दोनों में अगर मोर देन तो कॉमन सॉल्यूशन मैक्स होगा दोनों का, जब लेस देन है तो मीन होगा मिनिमम। चलिए तो अब क्या रह गया 40 भी, तो ये 39 था 40, तो दोनों सेम ही चीज है ना, दो अलग तरीके से लिखा है, बस है सेम चीज। 40 जो है x1 x2 xn be a random sample having density, ठीक है, तो mle
इसमें क्या दिक्कत है? एमएलई के लिए क्या करेंगे? लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के मैक्सिमाइज करो। तो ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या मोर देन 1 एमएलई हो सकता है? तो इसको सिंपलीफाई करोगे, क्या सेम बनेगा अलग बनेगा? हा हा हा। अच्छा, एक म्यू का पूछ रहा है, एक लैम्डा का पूछ रहा है, दो है ना, टू पैरामीटर्स हैं। तो जैसे आप नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, क्या आपने इसका प्रूफ देखा है बुक्स में? क्योंकि मैं क्लास में जल्दी प्रूफ से बचता हूँ। अगर आप कहीं बुक में देखो कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो म्यू का एमएलई कैसे निकालता है, वो सिग्मा कैसे एमएलई निकालता है? लाइक्लीहुड फंक्शन में दोनों वेरिएबल है, तो पहले म्यू के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जीरो पुट करते हैं डेरिवेटिव को, वहां से म्यू की वैल्यू x बार आती है, तो वो एमएलई होता है। ऐसे सिग्मा स्क्वायर के लिए सेम, सिग्मा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, फिर जीरो पुट कर दे, सिग्मा स्क्वायर का एमएलई 1/n समेशन xi माइनस म्यू आता है। उसके एस्टिमेटर में पैरामीटर नहीं होने चाहिए, तो म्यू को हटा के फिर x बार रख देते हैं वहां पे, तो वो हमारा एमएलई आता है। सेम यहाँ भी करना है। अब क्या करना है, पहले आप लाइक्लीहुड फंक्शन जब आप लिखेंगे, सो दिस इज फंक्शन ऑफ म्यू एंड लैम्डा, ठीक। अब क्या होगा, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n f of xi, अब ये पुट कीजिए। तो एक बार क्या करो, अभी लैम्डा को कांस्टेंट मान के चलो, तो आप क्या करो, सिर्फ म्यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, या तो ऐसे करो, या आपको लगे कि नहीं लॉग ले करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप लॉग ले लो। तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन स्मॉल l, तो इसको हम बोलते हैं लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो ये लिख लो आप, अगर ये लिख लोगे तो क्या करना है, डेल l अपॉन डेल म्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से म्यू निकालो। अब ये सब कैलकुलेशन है, ये आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे करते नहीं कैलकुलेशन, डर लगता है इसको कि गलत आ जाएगा। कोई बात नहीं, ट्राई तो करके देखो, गलत आए कोई बात, जब ट्राई करोगे गलती करने के बाद ही सही होता है ना। तो जब हम सीखते हैं तो गलतियां ही करते हैं, तो अभी आप सीख रहे हैं तो आपको घर पे मिस्टेक्स करने, क्योंकि घर पे आप गलतियां नहीं करेंगे तो सीधा एग्जाम में गलती करेंगे आप। तो वो एक्सपेरिमेंट घर पे करना होता है अलग अलग तरीके से, ताकि हम सीख सके, और जो सीख रहे हैं वही एग्जाम में अप्लाई करें। तो इसलिए घर पे आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए। डेल एल अपॉन डेल लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये है, इससे यही आएगा, करके देखो सेम आएगा। अगर मान लो लैम्डा में आया म्यू भी, तो म्यू का जो आया वो पुट कर दो। तो बिल्कुल इसका हिंट के लिए मैं बोलता हूँ, किसी भी बुक में आप देखो एमएलई टॉपिक खोलो, देखो उसने प्रूफ कर रखा होगा कि नॉर्मल का एमएलई कैसे निकालता है। नॉर्मल में दो पैरामीटर म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो जिस तरीके से म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर का एमएलई निकाला किसी बुक में, गुप्ता कपूर वाला, रोहित की, या प्रसन्ना साहू, या कोई भी बुक आप खोलो, उसमें जरूर डिराइव कर रखा होगा एमएलई टॉपिक में। नॉर्मल में म्यू सिग्मा स्क्वायर का प्रूफ करके दिया हो, कैसे म्यू का एमएलई x बार आता है, सिग्मा स्क्वायर कैसे एमएलई 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल्स पर आता है। सेम पैटर्न पे अब इसको सॉल्व करो, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जस्ट एक कैलकुलेशन है, और मुझे लगता है अब तक आप सीख गए होंगे। नहीं सीखे तो प्रैक्टिस करिए, फिर सीखेंगे। गलतियां हो रही तो मुझसे पूछो कहाँ गलती हो रही है, ये क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। तो इसको ट्राई करके आओ, फिर बताओ। ये क्योंकि डाउट जो पूछे वही लोग जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी शान बताइए, क्या डाउट है, ट्राई किया आपने? ट्राई करो तभी आएगा ना। कहाँ सो गया क्या, छोड़ो। 48 अगला क्या है, 48 41 क्या है, 41 जो है कि x be a single observation from population exponential with rate theta, mean 1/theta है। तो x more than 1 critical रीजन है, थीटा बराबर 1 वर्सेस थीटा बराबर 2, देन सम ऑफ टाइप 1। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हाँ जी किसका डाउट है ये? निशा, क्या दिक्कत है आपको इसमें बताइए। तो आसान क्वेश्चन है, हमें रिजेक्शन रीजन दे रखा है ना, रिजेक्ट h नॉट इफ x मोर देन 1, तो क्या पूछा है तुमसे, और h नॉट है। ये सब आसान क्वेश्चन है, तुम ट्राई नहीं करते, तुम लोग या गलत हो या छोड़ देते, पर ट्राई करोगे इजी है। क्या प्रॉब्लम है, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो डायरेक्टली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर पूछ रहा है एक्चुअली, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। तो एक्सपोनेंशियल 1 में निकालो ना x मोर देन 1, तो x मोर देन 1 निकालोगे e की पावर माइनस थीटा x आ जाएगा। थीटा को ये रख देना, x को 1 रखना, तो -1 आ गया, ये आ गया। पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो हो गया। इसका आंसर आएगा मोर देन है ना, तो e की पावर माइनस थीटा x यहाँ भी आएगा। थीटा यहाँ 2 है, x यहाँ 1 है,
तो ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर लो। तो क्या दिक्कत है, तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करते ठीक से। देखो तो आंसर है सम चाहिए मुझे, सम चाहिए दोनों का। तो e की पावर -1 e की पावर -2 दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो e की पावर -1 और e की पावर -2 को आप क्या कीजिए, सिंपली ऐड कर लीजिए। तो क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर से करो आ जाएगा। ये लोअर बाउंड है, ये 0.50 ये आंसर है। 0.50 से 0.55 इस तरीके से होगा। तो ये लोअर बाउंड लिखा हुआ है। करो कैसे आसान। नेक्स्ट क्या है जी, 48। तो 42। सर 45 में आंसर नहीं मैच कर रहे हैं। अच्छा 45, देखिए 45 कह रहा है कि x1 x2 x3 be the independent identically distributed random variable with PDF ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक 1/3 है ना, नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है। तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे each x1 x2 x3 सपोर्ट हो सकता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 डॉट। तो प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्यों दिया है। तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 2 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम होगा वो 2 होगा। तो उसमें केसेस बना सकते हैं हम लोग। यहाँ 3 केसेस बन रहे हैं ना सर, मतलब 1 1 2 और 2 2 2 एंड 1 2 2। एक मिनट, ये थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 2 होगा तो मैक्सिमम 2 होगा। इसे पता है बहुत सारे केसेस बनेंगे, जैसे 2 1 1, एक बार 2 आया ये केस बना, हो सकता है 2 बार 2 हो, 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2। देखिए ये क्या लिखा हूं मैं, x1 x2 x3 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू 1, x2 1, x3 2। तो इन तीनों का मैक्सिमम है ना, लार्जेस्ट 2 है, लार्जेस्ट 2 है, लार्जेस्ट 2 है, लार्जेस्ट 2 है। यहाँ भी जरूर से डिफरेंट होगा, इक्वल भी हो सकता है। हाँ मैंने जस्ट 1 केस कंसीडर किया था इसलिए। तो इन केसेस को करके आंसर आएगा समझ आपका। आया। तो ये है। ओके सर। ठीक है, तो 51 जो है, एक सेकंड, ये वाला स्लाइड एक मिनट कर। जी जी, तो ये हमारा 45 था ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45, ये है। सर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/, मतलब से इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 7 फेवरेबल केस है। हाँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे एग्जांपल के लिए पहला का मतलब है कि x1 is 1 into x2 is 1 into x3 is 2। एक केस ये हुआ प्लस, ऐसे ऐसे 7 प्लस का। ओके। तो ये एक पहला वाले का हुआ, ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके सबका निकालना पड़ेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। हाँ वो तो कर सकते हैं, लेकिन मास सेम रहेगा। हाँ देखिए जैसे इन तीनों के लिए आंसर सेम आएगा ना, तो इन तीन का प्रोबेबिलिटी सेम रहेगा, लेकिन इसका आंसर भी अलग है। इन तीनों का आंसर एक जैसा आएगा। मतलब ये 3 गुना कर सकते हैं जस्ट आप, वो तो आप नंबर ऑफ वो काउंट करें, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी उससे वो, क्योंकि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी। इसका इसका इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आईआईडी है, इसकी इक्वल आएगी 3 की, और इसकी अलग आएगी। सबका सेम थोड़ी है, चेक करो। नहीं मतलब वो वैसे ही बनेगा ना, 3 होगा ना मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ से हाँ ठीक है, हाँ वो यहाँ पे हो जाएगा। ओके चलेगा। हाँ वैसे काउंट भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि 1 2 ही हो सकता है और कोई है ना, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो यही केस है। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास 51 कह रहा है कि आपके पास A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो
तो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का विथ रियल एंट्रीज। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का विथ रियल एंट्रीज। सो ए आपका मतलब वो कैपिटल ए होगा, वहां स्मॉल ए लिखा है। सो ए इज ए आई जे, ऐसा है, कितना 3x3 का होगा, और इस तरह से दे रखा है ए आई जे। तो क्या दिक्कत है, 3x3 का मैट्रिक्स कैसा होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। अब AIJ का रूल पता है तुम्हें, तो क्या ईच एलिमेंट की वैल्यू इस रूल से आ जाएगी। उसके बाद A की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखा है, तो उससे आइगन वैल्यू आ जाएगी, आइगन वैल्यू से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अल्फा बीटा गामा तीनों आ जाएगी। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें, कर पाओगे या करो। इससे क्या करना है, ये AI से इस रूल से नहीं आ जाएगा एलिमेंट्स, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये लोअर ट्राइंगल। ओके फिर तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस लैम्डा 1 x माइनस लैम्डा 2 x माइनस लैम्डा 3, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 कर देना। तो ये जो इक्वेशन बनेगी x की जगह मैट्रिक्स A रख दो, तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। A इनवर्स दिख रहा है, A से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट, बस आ तो गया, फिर उससे आ जाएगा, हो जाएगा भाई। जिसका डाउट है कौन सा है ना, जैसा आप ट्राई करो, ट्राई करोगे और तभी सीखोगे। अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपको, अब जब ट्राई करोगे सीखोगे, फिर मिस्टेक हो रहा है फिर डिस्कस करोगे, सर ऐसे ट्राई किया और ये मिस्टेक हुआ, तो उससे फिर आप सीखोगे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 53 सर जी 53 ये कह रहा है कि XYZ IID रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बर्नौली है 3/4, ओके P 3/4 है, T है x प्लस y प्लस z, T बाइनोमियल हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड। तो देखो तुम्हारे पास x y z ये है IID बर्नौली P, P है तुम्हारा 3/4। तो मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, क्या होगा 3,3/4 ना, P P 3/4। अच्छा x इंटू वाई इंटू जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अच्छा छोड़ो, सपोर्ट क्या होगा, x इंटू वाई इंटू जेड का सपोर्ट क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि x 0 1 हो सकता है, y 0 1 हो सकता है, z 0 1 हो सकता है। तुम पुट करके देखो डिफरेंट केसेस बना के। एक मिनट आया हाँ अच्छा वो फोन हाँ, तो एक्स वाई का सपोर्ट क्या आएगा, 0 या 1 है ना, ऐसा बताया जैसे तो जैसे कोई भी एक 0 हो गया तो 0 हो जाएगी, तीनों 1 है तो 1 हो जाएगी। तो ये बर्नौली है। अब जरूरी नहीं भाई तुम्हें P निकालना पड़ेगा क्या होगा, तो P का मतलब क्या, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 कब आएगी, जब तीनों 1 होगी। तो एक 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3/4। तो तीनों के 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा, 3 3 3 4 4 4, ठीक है। तो आ गया, अब क्या दिक्कत है, कर दोगे सॉल्व। ओके सर कर लेंगे, मुझे यही समझ में नहीं आता ये। अब वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, इंटरसेक्शन में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है और अपॉन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, उससे हो जाएगा। ऐसे भी तुम ऐसे नहीं भी करते तो वैसे भी तुम्हें सोच सकते हो डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी निकालो तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, इंटरसेक्शन मतलब गिवन x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0। अभी ये है तो सेम ये E इवेंट है, ये F इवेंट है। x y z की वैल्यू 0 1 0 1 0 1 हो सकता है, A इंटरसेक्शन B अपॉन ऐसा हो जाएगा ना। तो उससे भी करोगे तभी आंसर आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 इंटरसेक्शन
x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स वाई जेड बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ तुम सोचो कि सम 2 कब आएगा, जब इनमें से कोई 2 की वैल्यू 1 होगी, 1 1 होगी, एक 0 होगा, और यहाँ प्रोडक्ट 0 है, तो यही चीज है। तो इंटरसेक्शन में यही वाला जो केस बनेंगे वो होगा, तो कोई एक 0 तो होना ही पड़ेगा इसको सम 2 होने के लिए, तो ये ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये सबसेट है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि इसके लिए एक 0 होगा ही, तो ये ऑब्वियस हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0। तो ये तो बाइनोमियल, सॉरी 2 था ना, 2, तो ये तो बाइनोमियल तुम्हारा है 3,3/4, तो यहाँ से आ गया 3c2 3/4 की पावर 2 1/4 की पावर कितना 3 - 2 1 है ना, और अपॉन यहाँ देखो 1 माइनस कर लो, तो 1 माइनस करोगे प्रोडक्ट 1 होगा, ये तो 0 होगा, प्रोडक्ट ये 1 होगा, तो प्रोडक्ट 1 होना 1 कब होगा, जब तीनों 1 होंगे, तीनों 1 होने के लिए 3/4 की पावर, बस ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा सीधा। तो इससे भी आ जाएगा, वैसे भी निकालते तो बात हुई, लेकिन करना तो ऐसे ही। ठीक है, तो ये 53 था। चलो नेक्स्ट क्या है 56 54 54 कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह से, ओके, एंड लैम्डा एंड एम बी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा प्लस एम 17 है, तो ए क्या होगा। देखो इस मैट्रिक्स की एक खासियत है, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या आई प्लस ए टाइम आई है ना, ए टाइम आई प्लस जे, और जे क्या है, जे एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री 1 है। तो ऐसा लिखने का मेरा मतलब है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, सारी एंट्री 1 है, ठीक। तो आप जे के बारे में जानते होंगे, जे की आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 या 3 होगा। एक आइगन वैल्यू सम हो जाती है, बाकी 0 हो जाती है, सो 3 0 0 इसकी आइगन वैल्यू है। आई की आइगन वैल्यू क्या होती है 1 1 1, तो ए टाइम आई है, तो ए इस पूरे की आइगन वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो ए की आइगन वैल्यू क्या क्या हो गई, a plus 3a ए अब हो गया, तो ये ए प्लस 3, तो बोल रहा है कि लैम्बडा लार्जेस्ट है और एम जो है स्मॉलेस्ट है, तो मिल तो गया, लैम्बडा मिल गया ए प्लस 3 और एम जो है वो ए है, मतलब म्यू है, हालांकि वो वहां पे, तो लैम्बडा प्लस म्यू होगा, एम लिख रखा है। तो इस तरह से अब बोल दिया कि सम उसका 17 है, तो इन दोनों का सम 17 है, तो 2a प्लस 3 बराबर 17, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 14/2 7, बस इस तरीके से। तो मतलब इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो ये है a प्लस 3 a। ठीक है, अब क्या रह गया, तो था ना, अगला 56 कह रहा है कि सपोज अगर रैंडम वेरिएबल एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट mgf ऑफ साई t ये है, तो t mgf है, साई t mgf का नोटेशन है, तो e की पावर म्यू t प्लस हाफ है ना 3t प्लस t स्क्वायर, तो x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मल म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर, तो म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर है ना, तो ये हो गया नॉर्मल 3 2। पूछ क्या रहा है mgf ऑफ, तो सब क्या दिक्कत है भाई, किसका डाउट है ये, तुम ट्राई क्या नहीं करते। सो मुझे चाहिए mgf ऑफ आईटी में आर लिखा हुआ है, कहाँ पे, तो वो आर मेरे इसमें आर से लग रहा अच्छा वो गलती एक्चुअली, हाँ मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं, वो मिस्टेक हुआ है, हार वो लिखने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, वो t है क्योंकि mgf इज जस्ट फंक्शन ऑफ t, तो वो यहाँ मिस्टेक हुआ है लिखने में।
तो हो जाएगा ना, आप तो कर लेंगे आप। तो नॉर्मल 3,2, तो यहां से हम उसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 4 का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। नॉर्मल जस्ट आप इसमें मीन लगा दो तो मीन आ जाएगी, वेरिएंस लगा दो तो वेरिएंस आ जाएगी, तो वो हो जाएगा। अब फिर उसके हिसाब से आप सेम इस तरह से मान लो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर आ गया, तो mzt आ जाएगी e की पावर म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर। तो पूछा है mz एट 1, तो e की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2। तो ये बस निकालना है आपको इसका मीन वेरिएंस इस रैंडम वेरिएबल का, तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ही मिस्टेक, वो t होगा, उसने r लिखा है। तो ये 56 है और 58 57। तो 57 में क्या दिक्कत सर है? यहाँ पे विदाउट कंडीशनल फाइंड करके कैसे कर सकते हैं? कंडीशनल आपको निकालना है, x गिवन y इज इक्वल टू y निकालना आता है। सर उससे तो आंसर आ गया, लेकिन वो विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना, तो वो विदाउट कंडीशनल आएगा क्या, ऐसे पूछ रही हूँ। एक मिनट, क्या विदाउट आएगा, नहीं समझा मैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो डायरेक्ट वो जॉइंट पीडीएफ से नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ज्वाइन से नहीं आएगा ना। अच्छा वो ओके, तो x गिवन y बना सकते हैं, वैसा देखना पड़ेगा। अगर बना पाएंगे तो हो जाएगा। तो बनाने के लिए मुझे pdf ऑफ y इनटू x गिवन y, तो pdf ऑफ y क्या बनाएंगे, x गिवन y। हाँ मतलब देखना पड़ेगा, हम ज्वाइन से लिख पाते हैं अगर, वैसे तो आ जाएगा। मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको अगर मैं ऐसा लिख पाऊँ तो इजी रहेगा। fy ऑफ y f ऑफ x गिवन y x गिवन y, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख पाएंगे डायरेक्टली पीडीएफ आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा तो करना नहीं पड़ेगा, वरना हम जॉइंट से पहले मार्जिनल निकालेंगे, फिर कंडीशनल आएगा, फिर उससे होगा। ओके, मतलब के निकालना पड़ेगा, के निकल जाएगा जॉइंट से। इस टाइम में मतलब काफी टाइम लग जाता है मैं चल। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी दे रखा के भी तो कट जाएगा। हाँ वैसे भी कंडीशनल में के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, के कट जाएगा, सही बात है। के तो ऐसे ही के निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस मेथड से भी जाएंगे तो के कट जाएगा। इस मेथड से सोचना पड़ेगा कि y का पीडीएफ क्या बनेगा, y का सपोर्ट, लेकिन वैसा नहीं बनेगा ना, क्योंकि y का सपोर्ट x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मॉड y जो है लेस देन x है ना, तो x मोर देन मॉड y है, तो मोर देन हाफ है। मतलब बनता भी तो यहाँ ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा भी तो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि x का सपोर्ट फ्री है ना, यहाँ पे x का सपोर्ट फ्री है, तो ऐसा बन सकता है अगर बनेगा भी तो ये है, क्योंकि x का सपोर्ट फ्री है, x का मार्जिन आ जाएगा, क्योंकि x का सपोर्ट फ्री है, y गिवन x आएगा। वो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बनेगा डायरेक्टली। वैसे डायरेक्ट नहीं बनेगा, हाँ लेकिन वैसे नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो इस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको। 58 जो है, ओके ठीक है ना, f जो है 23 से 35 में 1 1 on 2 फंक्शन है। ओके 1 1 on 2 है, ठीक है, तो 2 पे 3 है, 3 पे 5 है, एंड fx जो है 3 से 2 में आंसर 4 है इसका। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ को। तो 2 3 1 2 3 है ना, इस तरह से बनाते हैं। 2 बीच में ले लो, और 2 पे इमेज है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 0 1 2 3 और 1 2 3 4 5, 2 पे 3, क्या बोला है 2 पे 3 ना, तो 2 पे 3 है और 3 पे 5 है। ओके, और ये 1 1 on 2 है, ठीक है। और ये बता रखा है कि 3 से 2 में, हाँ जो हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, सॉरी 2 से 3 में जीरो फंक्शन ग्राफ एरिया 4 है, तो ये तो 1 है। ओके
तो अगर मैं x रखूं तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 तो 9 - 4 क्या नहीं बनेगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है f इनवर्स x dx 3 to 5 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए सो fx dx है ना, और इसमें 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 5 है, तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। हाँ मतलब अगर मैं ऐसा करूं, ये जो है 3 है और ये 5 है, ये f इनवर्स x dx है। समझो अगर मैं x को ft लेता हूं तो यहां से क्या आएगा dx अपॉन dt जो होगा, हाँ ठीक है, x को अगर मैं dx अपॉन dt निकालता हूं तो ये बनेगा हमारे पास कितना f डैश t, ओके f डैश t। ऐसा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कि ये फंक्शन फिट बैठेगा। अगर fx बराबर मैं लेता हूँ x प्लस 2 पे 3 है ना 1, तो काम करेगा। चेक करो x प्लस 1 सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है गिवन कंडीशंस। 2 रखने पे 3 आएगी नहीं, अच्छा 3 पे 5 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। क्या होता है y माइनस वाई नॉट बराबर स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो ये बनेगा y बराबर 3 प्लस 2x माइनस 4, तो y बराबर 2x माइनस 1। चेक ये फिट बैठ रहा है, y बराबर 2x माइनस 1 सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस सर। ओके इंटीग्रेशन वाला चेक करना पड़ेगा, वो तो हो गया, इंटीग्रेशन वाला करते हैं। सो 2 से 3 2x माइनस 1 dx कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे जो मुझे समझ आ रहा है, मतलब तरीके और भी हो सकते हैं। सो x स्क्वायर माइनस x 2 से 3, सो 9 माइनस 3 माइनस में 4 माइनस 2 6 माइनस 2 4, नाइस। तो मुझे क्या मिल गया, तो जो फंक्शन दिया है उसके हिसाब से दिस इज द सुटेबल चॉइस। तो अब तो इजी है, यहाँ से आपको इनवर्स निकालना आता है फंक्शन का, तो x की जो वैल्यू आएगी वो इनवर्स आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी y प्लस 1/2, दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, है ना, आपको पता होगा। तो x इज f इनवर्स y, व्हेन fx is y, x is f इनवर्स y। तो यहां से मुझे इनवर्स मिल गया, तो इनवर्स मिल गया तो आंसर आ गया, कर लो अब। सो नाउ आई हैव f इनवर्स x as x plus 1/2, तो यू इंटीग्रेट इट 3 से 5 और x plus 1/2 dx सॉल्व करो भाई, देख लो 5 आएगा ये, यू जस्ट वेरीफाई। तो मैंने क्या किया, आपको ये समझ आया सब लोगों को मैंने क्या किया है, मुझे 2 पॉइंट, मैंने क्या किया लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट फाइंड कर लिया और कुछ नहीं किया मैंने, ये लाइन की इक्वेशन निकाली है मैंने। दिस पॉइंट इज 2,3, दिस पॉइंट इज 3,5, तो ये 1 फंक्शन है, ऑन टू भी है, तो मैंने जस्ट निकाला लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स और उससे हो गया। तो वैसे भी कर सकते हो ax प्लस बी मान के कि y बराबर ax प्लस बी। अब 2 कंडीशंस दे रखी है तो उन दोनों कंडीशन से a b की वैल्यू आ जाएगी, तब भी यही आंसर आएगा। तो उससे भी, तो इतना अगर नहीं करना है तो यू जस्ट टेक y इज इक्वल टू ax प्लस b एंड देन यू जस्ट ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा रह गया, 49 भी रह गया और 60, 58 था ना, तो 60 देखते हैं। 59 भी देख लो। हाँ क्या 59 में डाउट बताओ। मैक्सिमम ऑफ xy की पावर 6 ऑन इलिप्स दिस अकर्स एट पॉइंट दिस, तो y स्क्वायर इक्वल टू, हाँ तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना। तो क्या करते हैं मुझे बताओ तुम, x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म बताओ।
x को तुम क्या लोगे और y को क्या लोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में? इसमें आप सर बीटा सर A cos theta B sin theta. हाँ, तो a क्या है b क्या है? 2 cos थीटा और ये जस्ट sin थीटा लो, देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। ये नीचे 4 है ना, तो ये हिंट दे रहा है 2 लो यहाँ पे, इसके नीचे 1 है तो ये हिंट दे रहा है 1 लो यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, चेक करो। ठीक, तो मैं इस पे एक कर्व लिया। ठीक, अब मुझे xy की पावर 6, तो xy मल्टीप्लाई कर लो, 2 cos sin कितना, sin 2 थीटा की पावर 6, सो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यस सर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये मैक्सिमम कब है, तो मैक्सिमम जब sin थीटा तुम्हारा 1 है। sin थीटा 1 कब होता है, तो यहाँ sin 2 थीटा है, ध्यान रखना। तो ये मैक्सिमम 1 क्यों हो रहा है, बिकॉज sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 2 थीटा क्या आएगा यहाँ से, Pi by 2. पाई बाई 2, तो थीटा कितना आ गया, Pi by 4. 4 तो रख दो यहाँ पे, तो थीटा बराबर पाई बाई 4। अब तुमसे क्या पूछा है, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वाई तुमने क्या लिया था, साइन थीटा, तो यहाँ वाई तुम्हारा साइन पाई बाई 4 कितना हो गया, 1 बाई रूट 2, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, 0.5 हाँ 1 बाई 2, वाई स्क्वायर 1 बाई 2 0.5 हो गया। ठीक है ना, तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर से भी हो जाएगा, ये वही क्वेश्चन जो आज पहला क्वेश्चन पूछी थी, लाग्रांज मल्टीप्लायर से हो जाएगा, वन वेरिएबल बढ़ा के भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। ये मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म से किया है, तुम लाग्रांज मल्टीप्लायर से कर सकते हो, वन वेरिएबल में ले जाके कर सकते हो कि यहाँ से निकाल लो x या y की वैल्यू सॉल्व करो, तो टाइम टेकिंग होगा, तीनों तरीके से सॉल्व होगा। सर एक चीज लिख दीजिए, जैसे हम एलिप्स होता है हाइपरबोला था और उसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या अरे ये तुम्हें दिखना चाहिए, ये सब 12th क्लास में था, तुम 12th क्लास के एनसीईआरटी खोलो, वहां देखो पैरामीट्रिक फॉर्म हर कर्व का है, इवन जेडब्ल्यू में ये सब सिखाया जाता है, जितने भी कर्व हैं वो तुम ऑनलाइन में देख सकते हो, खुद भी बना सकते हो, इसमें कुछ नया थोड़ी है। सर्कल है तो x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, ये कोई जेडब्ल्यू की बुक देख लो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1, ये इलिप्स है, तो x को a cos थीटा, y को b sin थीटा। अगर यही हाइपरबोला होता माइनस में, ये तुम खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो यहाँ से a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा हो गया इस तरीके से। तो ये इलिप्स था तो उसके हिसाब से बनाया मैंने, यहाँ पे इलिप्स के हिसाब से लिए, फिर यहाँ पे आके वापस ओके 60 है गया, तो 60 जो कह रहा है कि सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, हमारा 238 आ रहा है, मतलब 242 आ रहा है। P कोई मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 की जो आइगन वैल्यू दे रखा है, ओके, तो 1 -1 2 3, तो m की आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आएगी, तो चलो m की ट्राई करते हैं। तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 + 1 -5 -1 + 2, -2. तो 5 2 7 -2 गया, अच्छा एक मिनट, 6 -4 -6 + 4 है ना, तो -2 फाइन। जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 0, फिर -5 + 1 -4 + 2 -2, -2. ओके, फिर 2 रखो अब सेम, तो 16 + 8 24 -20, तो 4 बचा, 4. 4 - 2 2 + 2 4, तो ये 4 आएगा। और -3 रखो अब, 81 3 की पावर 4 81 है, 81 -27, ठीक, तो 81 - 27 करो क्या आएगा, माइनस फिर ऐसे ही 9 × 45 +3 + 2, कैलकुलेट करके बताओ, 14 आ तुम भी वेरीफाई करो भाई संजय अपना, तुम्हारा कैलकुलेशन यही है क्या, ये तो अब यहाँ से m का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज यही तो चाहिए, तो प्रोडक्ट कर लो सबका, तो 4 × 4 × 14 16 × 14 224, चेक कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ m, ट्रेस ऑफ m, सम ऑफ आइगन वैल्यूज 14, इन दोनों का सम पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट प्लस ट्रेस m, 224 + 14
238। क्या डाउट है भाई, क्यों आंसर नहीं आ रहा? तुम कैलकुलेशन, ये सब आसान क्वेश्चन है। जब एक बार गलती हो जाए वेरीफाई करने के लिए दोबारा कैलकुलेशन कर लो। कुछ आसानी इसमें ना, कि हमें p की आइगन वैल्यू पता थी, हमने करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू m की ढूंढ ली, फिर डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू, अब इसका सम पूछा है ना। तो जब इस तरह क्वेश्चन में गलती हो जाए दोबारा एक बार ट्राई कर लो कि दोबारा करके तो गलती तो नहीं हो गई इस तरह से, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं ऐसा करूंगा जो आप नहीं जानते हो, आप भी वही करोगे जो मैं करूंगा। बस वेरीफाई कर लो एक और कैलकुलेशन करके। किसका रह गया 60 जिन लोगों का बाकी? हाँ 49 देखो तो 49, तो ये कह रहा है कि fxy आपको दे रखा है इस तरीके से, ओके। तो x का डेरिवेटिव करो, बाद में 2 रखो x को और y को रखो π/6। तो ये कोई बात नहीं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो इसको? del f अपॉन del x, इंटीग्रेट तो करेंगे नहीं, हम कर भी सकते हैं चाहे तो। देखो मैं इंटीग्रेट करना आसान भी लग रहा है मुझे, तो जो fxy है वो है 10 to x³ sin y। अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, नहीं सॉरी 1 प्लस कॉस का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है, ओके। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। सो डायरेक्ट लेibniz रूल से नहीं हो कर सकते हो लेibniz रूल से, क्या दिक्कत आती है लेibniz रूल से? अगर करेंगे तो sin y को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? sin y इज लाइक अ कांस्टेंट, देखिए लेibniz रूल से कर लेते हैं। सो fx, तो हम अज्यूम करेंगे सिर्फ x का फंक्शन है, ये y कांस्टेंट है, देखिए तो 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर π/6 और t के जगह वैल्यू रख दो x³ sin y, ठीक। और अब जो आया x³ तो sin y तो कांस्टेंट है, x³ का डेरिवेटिव 3x² sin y एज इट इज, ठीक है। तो क्या किया हमने, फंक्शन रख दिया t की जगह x, ये t का ही सिर्फ फंक्शन है, तो पुट किया, उसका डेरिवेटिव 10 रखेंगे तो 10 का डेरिवेटिव 0, यही हो गया। अब मुझे कहा है कि x को 2 रखो और y को π/6 रखो, देखिए क्या आता है। x को 2, 2 to the 4, 3 to 12 sin 30 डिग्री 1/2, 1 प्लस cos स्क्वायर π/6 x³ 8 sin y 1/2 sin 30 डिग्री 1/2, करिए कैलकुलेशन। तो 6 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर, तो 6 to the 12, 8 upon 12, 8 upon 12, 2/3, 2/3, 2π/3, 3 अरे एक मिनट, ये कितना बनाएगा 8/12, हाँ 2π/3 तो 2π/3, तो 2π/3 मतलब पाई माइनस π/3, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऐसे cos स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos π/3 कितना होता है, cos 60 जो sin 30 होता है कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, चेक कीजिए। तो यहाँ से 6 अपॉन 5/4, तो 24/5 कितना आएगा 4.8। हाँ ठीक है, तो ये लोअर लिमिट है 4.70, तो 5 से 48 है ना, तो ये आंसर होगा 4.70 से 4.90, इस तरह से आंसर होगा, क्योंकि ये लोअर लिमिट लिखा है, जब भी आपका है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, जस्ट इसको फंक्शन ऑफ x मान लो, y इज अ कांस्टेंट, क्योंकि मुझे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो y को एक कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और सर इसमें लोअर लिमिट में 10 था, तो 10 रखते तो हम 10 के बाद में 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो वो 0 हो जाता है, इसलिए लिखा नहीं मैंने, क्योंकि माइनस लिखता मैं t के जगह 10 रखते, हम क्या करते अगर t के जगह 10 रखते इनटू में 10 का डिफरेंशिएशन करते। तो फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है, फॉर्मूला देखो जाके, इसलिए पुट नहीं किया। अगर यहाँ x होता तो फिर हम करते, x यहाँ होता तो x रखते, फिर x का डिफरेंशिएशन करते, जैसे यहाँ पे किया। ये क्यों आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन किया मैंने पावर को, जो अपर लिमिट था।
डन। और कोई क्वेश्चन रह गया किसी का मॉक टेस्ट 15 में? तो कल डिस्कस किया हाफ 48 एक मिनट 48। तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल से कंपेयर कीजिए इसको। आपको बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ पता है ना, तो जस्ट कंपेयर करो। वो तो पता है लेकिन बन नहीं रहा है। वो तो पता है लेकिन बन नहीं रहा। चलो ट्राई कर लेते हैं फिर। तो क्या होता है पीडीएफ बताओ मुझे पहले। 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर। देख के बताओ बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ ठीक से। कोई भी एक टर्म मिस होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको ठीक से बताना है। सही है सर। सही है, आगे बताओ आगे। सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल -1/2। रुको रुको मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये हो गया ना, और 1 माइनस रो स्क्वायर ई की पावर, हाँ तो ई की पावर से वहां कंपेयर करना है। -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर ये होता है ना। फिर अब ब्रैकेट में लिख लो, मान लो ये QXY है फॉर एग्जांपल, तो ये पीडीएफ है, तो इसको जस्ट कंपेयर करो। तुम लोग एक बार ही ट्राई करते हो, दोबारा ट्राई करके देखो हो जाएगा। तो उसमें क्या है QXY जो मेरा है, नहीं तो मिस्टेक होगा यार वैसा है तो। क्या होता है 2 रो आगे 2 रो ना, ये डिवाइड नहीं करते क्योंकि 2 रो x माइनस म्यू 1 बाई सिग्मा 1 y माइनस म्यू 2 बाई सिग्मा 2। ठीक, कंपेयर कर लो अब, यही है ना। तो अब देखो बाहर जो नंबर है 1/, तो अगर तुम देखो पहले इनसाइड कंपेयर करो, -2/3 है, तो उसमें क्या करना है आपको, x माइनस म्यू बाई सिग्मा 1 इसको बाहर करो, देखो क्या आएगा। तो x माइनस 1 यहां से पहले एक तो क्लियर हो रहा है कि म्यू 1 की वैल्यू कितनी है ये बताओ, ध्यान से देखो। अरे रे म्यू 1 की वैल्यू कितनी है वो क्लियर है कि नहीं? तो यहां से म्यू 1 इज 1, म्यू 2 कितना है 1 नहीं 1 प्लस 1 है ना, y प्लस 1 तो -1 होगा ना। -1 ठीक है, अब म्यू 1 1 है, म्यू 2 -1 है। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो पहले इसको पूरे बाहर निकालो। देखो तो इसको यहाँ पुट करोगे तो चेक करो x माइनस म्यू 1 के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो x माइनस म्यू 1 के स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1 बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, और बाहर ये है तो इसको लिखोगे तो -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, ये तो इसका है, फिर 1 बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, ये मैंने क्या लिखा है x माइनस म्यू 1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये 1 बाई सिग्मा 1 यहाँ से आएगा, बाहर पहले से ये है, इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है -2/3, यही है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पे ऐसे क्या करोगे, दूसरा इक्वेशन -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर 1 बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, ये भी -2/3 है, नहीं 1/4 भी तो आएगा यहाँ पे, है ना। तो -2/3 बाहर निकालो 1/4 को, तो प्लस 1/4 बाहर करोगे तो कितना आया, सिग्मा 2 स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, सिग्मा 2 स्क्वायर -1/6, सो -1/6 हो गया यहाँ से। एंड तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से देखो तो ये तुम्हारा -2 सिग्मा और ये मल्टीप्लाई, ये ऊपर रखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई करोगे, सो -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है तुम याद कर सकते हो, चलिए सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2
सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 कितना आ गया, 2 रो ऊपर भी है, -2 रो, ये आएगा ना, और ये मिला के तुम्हारा कितना आ गया वहां से, -1/2 इंटू -2/3, 2 कट जाएगा तो 1/3 ये आ जाएगा। देखो अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, इसको सॉल्व करने हैं। क्या करोगे बताओ? अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? पहले 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यू डिवाइड फर्स्ट 2 इक्वेशंस, तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस कर दो, ठीक है ना। तो सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, तो -2/3 अपॉन -1/6, तो 6/-1 कितना आ गया ये 4, तो 2 कट गया, 3 2 जाए 4 आ गया, तो तुम्हारा यहाँ से आ गया सिग्मा 2 स्क्वायर इज 4 टाइम्स सिग्मा 1। देखो सिग्मा 2 स्क्वायर इज 4 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर, तो एक ये रिलेशन आ गया, और रिड्यूस करोगे तो सिग्मा 2 बराबर 2 सिग्मा 1, ये है। अब इसको तीसरे इक्वेशन में पुट कर दो, तीसरे इक्वेशन में जब पुट करोगे तो क्या होगा, देखो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से रो निकल आएगा, रो और सिग्मा में रिलेशन निकल आएगा। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो क्या बनेगा, तो ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये रो अपॉन 1 माइनस रो स्क्वायर एंड 1 अपॉन, यहाँ सिग्मा 2 को रख देता हूँ 2 सिग्मा 1, ये बन जाएगा 2 सिग्मा 1 स्क्वायर इज 1/3। अब ध्यान से देखो पहला इक्वेशन क्या था तुम्हारा, उसे रिलेट कर पा रहे हो? फर्स्ट इक्वेशन से रिलेट करो भाई, इसमें कितना एक्स्ट्रा है, रो बाई 2 ही तो एक्स्ट्रा है, रो बाई 2 के अलावा क्या है यहाँ पे, वही है जो वहां लिखा था, एक बार चेक कर लो, या इसको ठीक से लिखोगे तो माइनस रो इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, यही है कि नहीं? इस चीज को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये वही है जो वहां लिखा हुआ है पहले से, तो बस माइनस ही है तो माइनस लगा दो, देख लो। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है वहां से -2/3, पुट करो इसको, तो -2/3 तुम पुट करोगे तो आएगा माइनस रो और -2/3, तो ये हो गया 1/3, तो यहां से माइनस माइनस प्लस, रो की वैल्यू कितनी आ गई, 3 खत्म, 1/2, तो रो निकल आया 1/2। अब यहां से तुम्हें रो पता चल गया, ठीक, तो ये क्या क्या मिल गया यहाँ पे, सो यू हैव रो बराबर 1/2, अच्छा रो ही तो चाहिए, तो कहाँ खो रहे हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, देखो आ तो गया, यही तो चाहिए मुझे, बताओ क्या किया मैंने, 3 इक्वेशन बने, कोएफिशिएंट दे, आया भाई आंसर, तो तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते होगे, देखो तो इसमें क्या हुआ, जस्ट कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, पीडीएफ लिख के कोएफिशिएंट कंपेयर करके यहाँ से आ गया, ये आया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो सिग्मा 2 बराबर 2 सिग्मा 1, अब ये दोनों मिल चुका है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा तो बाकी की वैल्यू भी आ जाएगी, तो मुझे यही चाहिए था। कौन सा रह गया अब, Exercise 55. क्या 55 में डाउट है, नहीं समझ आया क्या बोल रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, 1/2x plus 1 सीरीज का सम क्या आएगा फॉर्मूला, तो वो निकाल सकते हैं आप लोग, क्या होगा, अच्छा 1/2x plus 1 x from 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, ओके, स्क्वायर 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये बनेगा क्या, अगर आप 1 रखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, क्या हो गया, बंद कैसे हो गया, ये मेरा शायद वायर दब गया क्या,
ये गया। तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। समेशन 1/n² n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी क्या होती है? π²/6। उसमें ऑड टर्म अलग कर लो और इवन टर्म जो बचेंगे, इवन टर्म क्या क्या बचे? 1/2², 1/4², 1/6², 1/8² सो ऑन। इन सारे इवन टर्म्स में से 1/2² कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या बचेगा? इवन टर्म्स में से 1/2² बाहर करो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं, फिर वही बचेगा जो शुरू में था, इनटू π²/6 बचेगा, जो इनटू वही सीरीज आ जाएगी 1/1², 1/2², 1/3²। तो हो तो गया समझ। देखो जो मैं बोल रहा हूँ लिख के देखो, पहले लिखो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन इक्वल टू π²/6। ऑड को अलग कर दो क्योंकि तुम्हें ऑड का सम चाहिए यहाँ पे, तो ऑड वाले टर्म्स का स्क्वायर को अलग कर दो। इवन वाले बचे तो 1/2² कॉमन लो, जो बचा ब्रैकेट में वो π²/6 के ही इक्वल आएगा, वही बचेगा 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन। तो π²/6 रख दो। तो फाइनल आंसर क्या आया? जो ऑड टर्म का स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो π²/6 माइनस π²/6/4, π²/6 अपॉन 4, क्योंकि 2² कॉमन लिया है। तो कितना हो गया? 1 - 1/4 कितना होता है? 3/4। 3/4 इंटू π²/6 कितना हो गया? π² क्या किया? 1 - 1/4 ना, हाँ। तो 3/4 इंटू π²/6, 3/4 इंटू π²/6 कितना होगा? π²/4 4। ये π²/12, 3/4 इंटू π²/6 424, 424 8 3 π²/8। यस सर। तो π²/8 आंसर क्या है? 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/7² एंड मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/7 और 1/7 सो ऑन। आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है सम, तो 1 उधर भेज दो। तो आपको जो चाहिए था उसका आंसर है π²/8 माइनस 1। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या इसी क्लास का है कि पिछले का? इसी का है ना, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप सॉल्व कीजिए। कल जो क्लास होगी, कल वही 6 to 7 डाउट क्लास, 7 to 9 मॉक टेस्ट, 16 का सॉल्यूशन डिस्कशन होगा। तो आज फाइनली हमने जब यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे थे तो पहले 15 यूनिट वाइज डिस्कस किए थे। तो शुरू वाले टेस्ट में काफी डाउट्स थे क्योंकि उस समय जल्दीबाजी में लोग अपलोड कर रहे थे, तो उसके बाद हमने करेक्शन शुरू किया था। तो अभी थोड़े 1-2 गलतियां हैं लेकिन कम है ना। अब जो टेस्ट हैं उनकी गलतियां कम हैं, तो बाद वाले टेस्ट मतलब बेटर है। तो पहले वाले तो 15 यूनिट वाइज हमने किए थे, उसमें बहुत सारी गलतियां थी बिकॉज वो इनिशियली बहुत ऐसे रैंडमली अपलोड हो रहा था बिना चेक किए। अब जो अपलोड हो रहा है वो चेक करने के बाद अपलोड हो रहा है, थोड़े कम गलतियां हैं उसमें। तो ये है। तो बाकी आप अटेम्प्ट करते रहो, हम 2 दिन ले रहे हैं टेस्ट में, लेकिन आप डेली 1-1 या 2-2 टेस्ट कंप्लीट करो, फिर उसको एनालिसिस भी करो। सिर्फ टेस्ट मत दो, टेस्ट का एनालिसिस करो कि आपने जो किए उसमें क्या गलत हुआ, क्या आपको नहीं आता है, क्या सीखने की जरूरत है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो फिर अगली बार उसको इम्प्लीमेंट करो, वो मिस्टेक अगली बार नहीं करो, ये करना है। तो आप कोशिश करो, सारे टेस्ट है ना अभी अपलोड हो रहे हैं, 94 शायद हो चुके हैं, 92 जो भी है। तो ये अभी कुछ दिनों में 100+ अपलोड हो जाएगा, अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। तो ये है, बाकी अब टेस्ट देते रहो, काफ़ी टेस्ट ऐसे हो भी गए हैं, लेकिन 100+ अपलोड होगा। तो लास्ट वाले टेस्ट बेटर होंगे क्योंकि उसमें गलतियाँ कम होंगी। तो कल हमारा 7 to 9 में मॉक टेस्ट 16 का डिस्कशन होगा, ट्राई करके आइए। अभी के लिए चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।